अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू IRT। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को IRT का सलाम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको मंगोलों और टेंगट पर उनके हमलों के बारे में बताया और कैसे उन्होंने टेंगट को नुकसान पहुंचाया, वो क्यों टेंगट को हासिल करना चाहते थे और किन वजूहात की बिना पर चंगेज़ खान को टेंगट के हुक्मरान से सुलह करनी पड़ी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चीन और मंगोलों के दरमियान जंग के बारे में, मंगोल क्यों चीन को हासिल करना चाहते थे और चीन का महल वकूफ़ कैसा था। इसके अलावा चीन की तहजीब व सकाफत कैसी थी। दोस्तों, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल IRT पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, चीन हमेशा से एक तरक्की याफ्ता मुल्क रहा है। वहां पर लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चीन की ये गैर मामूली दौलत हमेशा दुश्मन के लिए कशिश का बायस रही और इन वजूहात की बिना पर इसको जो भी फतह करना चाहता उसके लिए ये फख्र इज्जत का मकाम था। इसलिए हर सरदार ये चाहता था कि वो चीन को हासिल करे। दोस्तों, वांग खान के बाद अब सहराई गोवी के तमाम कबाइल का खान चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान एक हुक्मरान तबीयत का मालिक था, लिहाजा वो अब टेंगट के बाद चीन को भी फतह करना चाहता था। दोस्तों, चीन की तहजीब व सकाफत तकरीबन 5000 साल पुरानी थी और इसकी तारीख 30 सदियों पर मुहित थी। यहाँ पर बसने वाले लोग जंग व जदल के साथ साथ कराबतों में भी अपनी जिंदगियां गुजार चुके थे। घर सवारी, शेर व कमान का इस्तेमाल उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा होता था, लेकिन एक अरसे के बाद उनकी नक्लो हरकत रुक गई। अब उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए कई इकदामात शुरू कर दिए। अब बड़े बड़े मीनार और घर बनाने शुरू कर दिए गए। यहाँ कुछ ही अरसे में आबादी बढ़ गई और आबादी बढ़ी तो हुजूम भी ज्यादा होने लगा, लिहाजा चीन और भी मजबूत हो गया। यहाँ मुख्तलिफ लोग बसने लगे। गुलाम, किसान, मुफक्किर, भिखारी, आमिल और बड़े बड़े बादशाह और शहजादे यहाँ मुकीम थे। उस वक़्त चीन का बादशाह योंगजी था। उस वक़्त उनका ये रिवाज था कि वो अपने बादशाह को आसमान का बेटा कहते थे और आसमान को अपना खुदा कहा करते थे। बिल्कुल इसी तरह चंगेज़ खान भी आसमान को अपना खुदा मानता था और ख़ुद को आसमान का बेटा कहता था। इसी बात की वजह से चीन और मंगोलों का ज़्यादा इख्तिलाफ था और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चीन और सहराई गोवी की सरहदों पर अक्सर सिपाहियों की खटपट चलती रहती थी। दोस्तों, इस दौर में चीन पर चंद सल्तनत की हुकूमत थी। चंद मंगोलों को आम खाना बदोशों से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, लिहाजा उनको चंगेज़ खान की ताकत का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। इसलिए वो उसको एक मामूली सिपाही की तरह अहमियत देते थे और ये चीज़ चंगेज़ खान के लिए फ़ायदा बनी। चीन के बादशाह का नाम योंगजी था। दोस्तों, योंगजी ने चंगेज़ खान की तरफ एक कासिद भेजा और उसके ज़रिए पैगाम भिजवाया कि वो इसकी सल्तनत में शामिल हो जाए और उसकी हुक्मरानी को कबूल कर ले। दूसरी तरफ चंगेज़ खान ने जब ये सुना तो उसने फ़ौरन चीन की तरफ मुंह करके थूका और कहा कि मैं खुद एक हुक्मरान हूँ और मैं किसी की भी हुक्मरानी कबूल नहीं करूँगा। जब कासिद ने वापस आकर योंगजी को सारा वाक़या सुनाया तो उसको भी शदीद गुस्सा आया और उसने मंगोलों से जंग का ऐलान कर दिया। चंगेज़ खान ने भी जंग की पूरी तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, चीन एक मजबूत कौम थी। उनके पास फौज की तादाद भी ज़्यादा थी और साथ ही साथ वो जंग के लिए बारूद और मुंजनीके इस्तेमाल किया करते थे, जबकि मंगोलों के पास ऐसा कुछ ना था। वो तलवारों और तीरों से जंग किया करते थे, लिहाजा ये वजह भी थी कि चीन को फतह करना मुश्किल था। अब एक खूनख्वार जंग छिड़ गई। योंगजी ने अपने एक मजबूत और ताकतवर फौजी जर्नल को फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया। अब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, जिसमें मंगोल फौज ने डट कर मुकाबला किया। चूंकि चीनियों के पास बारूद थे, लिहाजा उन्होंने इन पर बारूद बरसा दिए, जिसकी वजह से मंगोल फौज कम होती चली गई। चंगेज़ खान के कई सिपाही इस जंग में मारे गए। ये शायद पहली जंग थी जिसमें चंगेज़ खान को शिकस्त हुई और उसे वापस शिकस्त खोरदा लौटना पड़ा। उसने शिकस्त का मुंह तो देखा, लेकिन चंगेज़ खान एक इंतहाई अक्लमंद और समझदार आदमी था। उसने इस शिकस्त से तजर्बा भी हासिल कर लिया। अब उस जगह का मुहासरा करके वो आया था, लिहाजा उसने अगली जंग के लिए तदबीरें शुरू कर दी।
दी ताकि वो जब अगली दफ़ा चीन फतह करने जाए तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों, ठीक 2 साल बाद चंगेज़ खान जंग के लिए दोबारा तैयार हुआ। उसकी फ़ौज पहले से ज़्यादा और भी मजबूत हो गई थी। इस बार उसने मुकम्मल मनसूबाबंदी से चीन पर हमला किया। पहले उसने उन इलाकों पर हमला किया जहां चीन ने अपनी सल्तनत के खिलाफ बगावत फैली हुई थी। अब तमाम बागियों को उसने अपने बादशाह के खिलाफ और भी भड़काया और वो सब बगावत करते हुए मंगोलों के साथ ही शामिल हो गए। दोस्तों, इस सब का चंगेज़ खान को ये फ़ायदा हुआ कि उसको चीनी सल्तनत के तमाम खुफिया दरवाज़ों और रास्तों का इल्म हो गया था। दूसरी तरफ चंद सल्तनत के वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि मंगोल दोबारा जंग के लिए तैयार हैं और वो उन पर हमला करने वाले हैं। चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौजों की फ़ौज के साथ मिलकर चीन के शहरों पर धावा बोल दिया और इस अचानक हमले से उनको संभलने का मौका ही ना मिला, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सारी फ़ौज मारी गई। दोस्तों, वैसे तो चीन ने अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत मजबूत दीवार बना रखी थी जो आज भी दीवार चीन के नाम से मशहूर है। लेकिन जिस दौर में चंगेज़ खान ने चीन को फतह किया, उस दौर में दीवार चीन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको अबूर करना मुश्किल होता। दोस्तों, जोंगडू चीन का बहुत बड़ा शहर था और ये आज चीन में बीजिंग के नाम से मशहूर है। बीजिंग चीन का आजकल के दौर में दारुल खिलाफा है। जोंगडू वसाइल के लिहाज से तो बहुत मजबूत था, मगर उसके पास जंग के लिए कोई बेहतरीन फौज ना थी। लिहाजा अब उन्होंने अपनी आम लोगों में से फौज बनानी शुरू कर दी। ये फौज मंगोल फौज के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत तो ना थी, मगर फिर भी बादशाह को ये उम्मीद थी कि वो जंग के काबिल हैं और उसको मायूस नहीं करेंगे। जोंगडू में बहुत से किले वाक़ थे। ये किले चंगेज़ खान के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी कैंपों और खेमों में गुजारी थी। इतनी मजबूत दीवारों से बने किले उसके लिए काफ़ी हैरान कुन थे। खैर, वो जंगी लिहाज से बहुत मजबूत था, तो किले के किले फतह करते चला गया। दोस्तों, वैसे तो बीजिंग की सल्तनत हर तरह से एक मजबूत कौम की हामिल थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रियासत को उसके गद्दार ही अंदर से खोखला कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह चंद सल्तनत का एक गवर्नर चीचंग चंद सल्तनत हासिल करना चाहता था। लिहाजा उसने अपने बादशाह के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त मंगोलों को था। अब उस गवर्नर ने साजिश करते हुए चंद बादशाह को कत्ल करवा दिया, जिसके बाद वो सल्तनत का ख्वाहिशमंद था। वो एक तरफ सल्तनत का ख्वाहिशमंद था, दूसरी तरफ उसको चंगेज़ खान के हमलों का डर भी था। उस वक़्त उसको अपना आप सल्तनत के लिए कमज़ोर लगा, जिसके बाद उसने चंद ख़ानदान में से ही एक शख्स को तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद को सिपहसालार बनने की ही तरजीह दी। अब बादशाह तो कोई और था, लेकिन फैसले और हुक्म चीचंग के ही चलते थे। अब वो बादशाह को चंगेज़ खान के खिलाफ जंग के लिए उकसा रहा था। लिहाजा उन्होंने जंग की मुकम्मल तैयारी की और जो फौजी दस्ता उसने तैयार किया उसकी कमान उसने संभाल ली। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो चीचंग अचानक बीमार हो गया। अब वो फौज की क़यादत तो कर रहा था, लेकिन खुद जंग करने के काबिल नहीं था। कुछ दिन यूं ही जंग में गुजरते रहे, लेकिन उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। उसने खुद वापस आने को तरजीह दी और अपनी जगह एक सिपाही को सिपहसालार बना दिया और खुद वापस महल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जाने से पहले वो सिपाही, जिसका नाम काओ था, उसको तमाम हिदायत देते हुए कहा कि किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। अगर तुम शिकस्त खाकर आए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब दोनों फौजें कई दिन तक खूब लड़ी, लेकिन चंगेज़ खान को वैसे ही तो खानों का खान नहीं कहा जाता था। उसने इस जंग की फतह भी अपने नाम कर दी और दुश्मन की फौजों को हलाक कर डाला और जो लोग बच गए थे उनको पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ काओ शिकस्त खाकर काफ़ी खौफजदा था, क्योंकि उसको बार बार चीचंग की वो धमकी याद आ रही थी कि शिकस्त खाने पर वो उसकी गर्दन उड़ा देगा। लिहाजा उसने सोचा कि चीचंग तो वैसे ही बीमार पड़ा है, उसके जोरे बाजू में इतना दम नहीं होगा कि वो उसको मार सके। इसलिए काओ ने जाकर चीचंग को ही मार दिया। दोस्तों, चीचंग की मौत के बाद उनके लिए अपने ही लोगों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस सब का चंगेज़ खान ने खूब फ़ायदा उठाया और बीजिंग के पूरे शहर में अपनी फ़ौज तैनात कर दी और अपने कुछ सिपाहियों को लूट मार के लिए भेज दिया। लिहाजा उन्होंने शहर का शहर ही लूट लिया। जितना भी साजो सामान था उन्होंने जब्त कर दिया। अब चंगेज़ खान अपने वतन मंगोलिया वापस पहुंचा तो
उसके पास इतना साजो सामान था कि लोग देखकर हैरान रह गए। साथ ही साथ चंगेज़ खान ने वहाँ के बच्चों और औरतों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले आया और उनको वहीं आबाद होने पर मजबूर कर दिया। चूंकि मंगोल खुद ना ही ज़्यादा हुनरमंद थे और ना ही ज़्यादा शऊर के हामिल थे, लिहाजा चीनी लोग जब मंगोलिया में आबाद हुए तो उन्होंने मंगोलिया में इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने मंगोलिया के लोगों को हुनरमंद बना दिया, अपनी तहजीब व सकाफत मंगोलिया में मुतारिफ करवाई और आहिस्ता आहिस्ता मंगोल चीन में आबाद हो गए और यूं चंगेज़ खान ने चीन को फतह कर लिया। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद चंगेज़ खान की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।